Hello everybody, how are you? It is CBSE Science classes for class 7 and it is our chapter number 7 और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपने क्लाइमेट और वेदर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आपको पता चल गया होगा कि वेदर जो होता है वह एक छोटे समय के लिए और छोटे क्षेत्र के लिए काउंट किया जाता है, जबकि आपका जो क्लाइमेट है वह एक लार्ज एरिया के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए काफ़ी लंबे समय तक कैलकुलेट करके फिर उसको हम कंसीडर करते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में यही मेन डिफरेंस है। तो अब किसी विशेष क्लाइमेट में रहने वाले जीवों में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। ओके, सो लेट्स मी स्टार्ट। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो क्लाइमेट है यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक बहुत अच्छा प्रोफाउंड इफेक्ट रखता है, मतलब इसका अच्छा खासा प्रभाव जलवायु का उसमें रहने वाले जीवों पर पड़ता है। एनिमल आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वे जिस जगह पर रहते हैं या जिस मौसम में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वे रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, उस जगह पर वे जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, एडाप्टेड होते हैं, मतलब अनुकूलित होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट्स मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो जो एनिमल्स रहते हैं जहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसी जलवायु क्षेत्र में यदि वे रहते हैं तो उनके अंदर क्या होने चाहिए, कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, या उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, इन एक्सट्रीम कोल्ड और हीट कंडीशन से, अत्यधिक ठंडी और गर्म जो कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे वे उनको सुरक्षित करते हैं या उनको वहाँ पर रहने के लिए लायक बनाते हैं। Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation। तो क्लास 6 में आपके चैप्टर नंबर 9 था, उसमें आपने एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल्स टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो किसी भी जंतु के अंदर कोई फीचर्स आ जाते हैं, उसके अंदर कुछ हैबिट्स आ जाती हैं, मतलब कुछ विशेषताएं आ जाती हैं या कुछ आदतें उसके अंदर आ जाती हैं, तो वे आदतें उस जीव को उस विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के लायक बनाती हैं, है ना। तो ये जो सारा प्रोसेस है उसके अंदर जो एडाप्टेशन आए, ये सब किसका प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। मतलब जो आपके जीवों का उत्पत्ति हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, वह क्या कर रहा है, उनके अंदर एडाप्टेशन लेकर आ रहा है या उनको जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं उनमें रहने के लायक बना रहा है। ठीक है। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। और चैप्टर 9 में आपने वेदर और क्लाइमेट का सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। अभी हमने नहीं पढ़ा है। चैप्टर 9 हमारा सॉइल चैप्टर है, उसमें क्लाइमेट का और मौसम का आपके सॉइल पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम अपनी जलवायु का एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है सिर्फ इसको ही पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 6 यू रीड अबाउट एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में हमने कुछ विशेष हैबिटेट्स मतलब होता है आवास, यानी कि जिस जगह पर कोई जीव रहता है उसके आसपास का क्षेत्र उसका आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे आप एक गांव में रहते हैं तो वह गांव क्या होता है, आपका आवास होता है। एक शेर जंगल में रहता है तो जंगल या फॉरेस्ट क्या है, उसका आवास है। मछली पानी में रहती है तो मछली क्या है, उसका हैबिटेट है। तो इस तरह से कुछ हैबिटेट्स में रहने वाले जीवों के बारे में हमने पहले पढ़ा है क्लास 6 में। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स to climatic condition we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। तो यहाँ पर
हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं जिनमें एनिमल्स में एडाप्टेशन पाए जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जो पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। पोलर रीजन्स आप जानते हैं जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आप डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे कि जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं, और यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और बरसात भी होती है। ठीक है, तो इन दो जगहों में रहने वाले एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से उनमें बॉडी में एडाप्टेशन या अनुकूलन पाया जाता है। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। तो जैसे कि नाम से पता चलता है, हमारे जो पोलर रीजन्स होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ये हमारे ध्रुवों के पास, पोल के पास प्रेजेंट होते हैं। दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो हमारे नॉर्थ पोल के आसपास के जो रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के, उनके यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। ये कंट्रीज़ या ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पोलर रीजन्स के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अपने वर्ल्ड के मैप में या ग्लोब में फाइंड करने की कोशिश करें। देन एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कौन से जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है, या जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु होती है, वह आपके इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया में पाई जाती है। तो आप इनको भी वर्ल्ड के मैप में फाइंड करने की कोशिश करें। ये आपके जो भूमध्य रेखा होती है उसके आसपास होते हैं। 0 नंबर की अक्षांश रेखा होती है, उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, वर्षा भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देन यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड की, संसार का जो मैप होता है उसको लेना है। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, और आपको पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले कलर से मार्क करना है। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। इसी तरह से आपको जो ट्रॉपिकल रीजन है आपके भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र, उनको रेड से मार्क करना है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले शुरू करेंगे पोलर रीजन से। द पोलर रीजन्स प्रजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स में आपके बहुत अत्यंत विषम परिस्थितियों वाला क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इन क्षेत्रों में बहुत मोटी बर्फ़ की एक परत पाई जाती है। यहाँ पर बर्फ़ हमेशा ढका होता है भूमि पर, और यहाँ पर जो साल का ज़्यादातर भाग होता है वह बहुत ठंडा होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। तो यहाँ पर 6 महीने के लिए सूर्य अस्त नहीं होता है और अगले 6 महीने तक सूर्य उदय भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में यहाँ पर तापमान बहुत कम हो सकता है और ये हमारे -37 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम टेम्परेचर होता है और आप इस टेम्परेचर में कभी भी जीवित नहीं रह सकते। यदि आपको स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर नहीं दी जाए, सुविधाएं नहीं दी जाए, तो आप इसमें क्या होंगे, जमकर बर्फ़ का गोला बन जाएंगे, आपका खून जम जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में भी कुछ एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ विशेष एडाप्टेशन पाए जाते हैं। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडाप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं और उनके अंदर कुछ विशेष एडाप्टेशन पाए जाते हैं इन विशेष विकट परिस्थितियों में रहने के लिए। लेट अस सी हाउ दे आर एडाप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके अंदर क्या अनुकूलन होते हैं और हम यहाँ पर पोलर बियर्स और पेंगुइन्स में अनुकूलन को देखने वाले हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दे are not easily visible in the snowy white background। पोलर बियर्स, जैसे कि आपने नीचे डायग्राम में देखा है, तो आप पहले पोलर बियर्स को देख लें एक बार। ये आपका पोलर बियर है, ठीक है। इसका
बिल्कुल वाइट कलर का शरीर होता है, वाइट कलर के इसके फर होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो बैकग्राउंड होता है पीछे ये भी वाइट होता है और इसमें ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, इसको कोई देख नहीं पाता है। तो ये जो स्नोई वाइट बैकग्राउंड होता है इसमें आसानी से विजिबल नहीं होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। तो ये जो वाइट फर होते हैं ये इनको इनके प्रीडेटर से यानी शिकारियों से बचाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये इनको अपना शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, दोनों तरह से इनको फ़ायदा होता है। इनके जो शिकारी होते हैं वे इनको नहीं देख पाते और साथ में जो इनका शिकार है जिसको इनको मारकर खाना है उनको भी ये नहीं दिखते हैं और उनको आसानी से ये कैच कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बहुत अधिक ठंड होती है, इनसे बचाने के लिए इनकी बॉडी पर दो मोटी लेयर्स होती हैं फर की, यानी जो इनके बारीक बाल होते हैं उनकी दो लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। कुछ छोटे फर होते हैं और कुछ बहुत लंबे फर इनकी बॉडी पर होते हैं। तो इस तरह से इनकी बॉडी पर दो मोटी लेयर्स होती हैं फर की। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। इन फैक्ट they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। तो इनकी जो बॉडी है वो इस तरह से बनी होती है और इस तरह से वेल इंसुलेटेड होती है। वेल इंसुलेटेड का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस या ऐसी जगह जहाँ से हीट न तो अंदर आ सकती है और न ही अंदर से बाहर जा सकती है। तो उनकी बॉडी यहाँ पर ठंडी नहीं होती है। तो इस तरह से उनकी बॉडी इस तरह से यहाँ पर एडाप्टेड होती है कि उनको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है। यदि वे तेज़ चलते हैं तो उनको उनकी बॉडी बहुत अधिक गर्म हो जाती है और उनको गर्मी लगने लगती है उस एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी, और उनको क्या करना पड़ता है एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेट ओवर हीटेड। तो और उनको बार बार रेस्ट करना पड़ता है, वे थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं ताकि उनकी बॉडी ज़्यादा गर्म ना हो। तो आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी में इस तरह का सिस्टम होता है कि वे अपने आप अपनी बॉडी को गर्म रख पाते हैं और -37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वह जिंदा रह पाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, और वार्म डेज जो होते हैं गर्म दिनों के दौरान, यानी कि वहाँ पर कुछ दिन थोड़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उन दिनों में क्या होता है कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको ज़रूरी होता है कूलिंग करने के लिए। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। तो वे कहाँ जाते हैं, पोलर बियर स्विमिंग करने जाते हैं, मतलब तैरने के लिए पानी में जाते हैं, और वह पानी वहाँ पर बहुत ठंडा होता है। इट इज़ अ गुड स्विमर। पोलर बियर हमारा एक बहुत अच्छा स्विमर है, तैराक है। इट्स पाज आर वाइड एंड लार्ज। इसके जो पंजे होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईजी इन द स्नो। तो इसके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े और बड़े होते हैं जिनकी हेल्प से ये आसानी से स्विमिंग कर सकता है और बर्फ़ में भी आसानी से चल सकता है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो स्विमिंग के दौरान ये वाटर के अंदर नीचे काफ़ी समय तक रह सकता है। ये अपने नोस्ट्रिल्स को, इसके जो नथुने होते हैं, नाक के जो द्वार होते हैं, नासा द्वार, इनको ये बंद कर लेता है और काफ़ी लंबे समय तक ये पानी के नीचे रह सकता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इसके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता का ज़्यादा होना, तो इसमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये दूर से ही अपने प्रे को, अपने शिकार को सूंघ लेता है और उस तक पहुंच जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और इसमें इसके एडाप्टेशन को अच्छे से समझाया गया है। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह के एडाप्टेशन यहाँ पर हैं। तो एडाप्टेशन के साथ साथ उसका एडवांटेज भी लिखा हुआ है कि यदि ये एडाप्टेशन है तो इसको क्या फ़ायदा मिलता है। द वाइट फर इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। इसका जो वाइट फर होता है इसको ये जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का, यहाँ पर बैकग्राउंड होता है, यहाँ पर घास वगैरह पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो बैकग्राउंड वाइट ही होता है, तो इसमें इसको छिपने में मदद करते हैं। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी। तो इसके जो प्रीडेटर हैं, शिकारी है, और इसके शिकार हैं, वे इसको देख नहीं पाते हैं इस वाइट फर के कारण। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसमें क्या होती है,
सूंघने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट प्रे, और इससे क्या होता है कि ये अपने जो शिकार होते हैं उनको आसानी से लोकेट कर सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनको पकड़ना भी इनके लिए एक चुनौती होता है। तो इसीलिए इनके अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। देन इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉ, इसमें जो पंजे होते हैं वे कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उनमें बहुत लंबे लंबे नाखून होते हैं। शार्प क्लॉज होते हैं इसके पंजे, बहुत नुकीले होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, इससे क्या होता है ये शिकार को तो पकड़ते ही है, साथ में ये इसको बर्फ़ में चलने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इसकी बॉडी के नीचे क्या पाई जाती है, एक चर्बी की परत पाई जाती है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, तो ये जो फैट यानी चर्बी होती है ये इसकी बॉडी को इंसुलेट करती है और इसको इसकी बॉडी की जो ठंड गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती है और बॉडी को गर्म बनाए रखती है। देन इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, इसकी बॉडी पर 2 लेयर्स होती हैं फर की, कुछ बाल लंबे होते हैं और कुछ बाल बिल्कुल छोटे होते हैं, तो इस तरह से 2 लेयर इसमें पाई जाती है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, और ये इसको क्या करती हैं कोल्ड वेदर में, एक्सट्रीम जो कोल्ड वेदर होता है वहाँ पर उसको वहाँ पर गर्म रखने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आपने पोलर बियर के एडाप्टेशन को यहाँ पर समझ लिया। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन, तो आप नीचे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारे पेंगुइन होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में ही रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, इसका जो शरीर है ये भी वाइट होता है और ये भी जो वाइट बैकग्राउंड है इसमें आसानी से मिल जाता है, मर्ज हो जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, तो इसमें भी स्किन जो होती है बहुत मोटी होती है और उसमें चर्बी की एक मोटी परत पाई जाती है जो इसको कोल्ड से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर, तो आपने टीवी वगैरह में कई बार देखा होगा कि जो पेंगुइन्स होते हैं ये हडल्ड बनाकर रहते हैं, मतलब झुंडों में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल आसपास सटे हुए रहते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म, और ये ऐसा अपने आप को गर्म रखने के लिए करते हैं। यदि ये झुंड में नहीं रहेंगे तो इनको ज़्यादा ठंड लगेगी, लेकिन झुंड में ये अपने आप को क्या करते हैं गर्म रख पाते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल, तो आप याद करो कि यदि आप किसी हॉल में हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं तो आपको वहाँ पर गर्मी लगती है या ठंड लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपको बहुत गर्मी लगती है जब बहुत अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, तो उसी तरह से इनकी बॉडी भी क्या होती है गर्म रखती है। और यहाँ पर आपके पेंगुइन के फीट बताए गए हैं, देखिए अब ये कैसे चौड़े होते हैं और नुकीले भी होते हैं जो इनको बर्फ़ में स्नो में आसानी से चलने में हेल्प करते हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर, तो पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी क्या होते हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, ये अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर, और इनके जो फीट होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है जैसे मछली की आकृति होती है इस तरह से, ठीक है, मछली की आकृति इस तरह से होती है, इस पर फिन्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन कहते हैं, ठीक है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन, धारा रेखीय। और ये क्या करती हैं जब पानी में आगे बढ़ता है जीव तो ये पानी को काटती है, ठीक है, आगे से नुकीला होता है पीछे से भी नुकीला होता है, तो ये पानी को इसको काटने में मदद करती है इनकी आकृति, इसीलिए इस आकृति को हम क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन या धारा रेखीय आकृति कहते हैं। तो इनकी बॉडी में कैसी होती है स्ट्रीम लाइन होती है और इनके जो फीट होते हैं उनमें वेब होते हैं, मतलब इनमें जाल नुमा आकृति होती है। मेकिंग देम गुड स्विमर, तो इससे ये बहुत अच्छे स्विमर बन जाते हैं, जैसे मेंढक के पंजों में भी वेब होते हैं उसी तरह से इनमें वेब होता है, जाली नुमा संरचना होती है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेज, सील, वेल्स एंड बर्ड्स, तो और जो दूसरे एनिमल्स हैं हमारे पोलर बियर और पेंगुइन के अलावा जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं उनमें कई तरह की फिशेज होती हैं जो पानी के नीचे बर्फ़ के नीचे पानी में रहती हैं, और मस्क, ऑक्सन होते हैं, रेंडियर होते हैं, फॉक्सेज होती हैं, सील होती हैं, वेल्स फिशेज होती हैं और कुछ पक्षी होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो आप इधर इनको डायग्राम में देख सकते हैं।
It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must remain warm to survive। तो यहाँ पर जो फिशेज होती हैं हमारी वह वाटर में काफ़ी समय तक रह सकती हैं कोल्ड में, और हमारी जो बर्ड्स होती हैं इनको रहने के लिए गर्म रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, इनको सर्वाइव करने के लिए गर्म रहना ज़रूरी होता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट इन। तो जब वहाँ पर अधिक ठंड पड़ने लगती है तो वे वार्मर रीजन्स में उनको माइग्रेट करना होता है, मतलब उनका स्थानांतरण कहाँ करना होता है, गर्म प्रदेशों की तरफ उनको जाना पड़ता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जब वहाँ सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो अत्यधिक ठंड वाला मौसम होता है वह ख़त्म हो जाता है, तब वे वापस वहाँ पर चले जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी दिस बर्ड्स। तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में भी कई तरह से इस तरह के पक्षी आते हैं और यहाँ पर वे अपना जो मौसम होता है सर्दी का वह बिताते हैं और वापस चले जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया। तो आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना हुआ। ये एक बहुत बड़ा आपके सारस जैसा पक्षी होता है, जैसे कि नीचे इधर डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपके साइबेरियन क्रेन होता है। और इसके अलावा कुछ और ऐसे बर्ड्स हैं जो कि आपके भरतपुर सेंचुरी है, आपके केवलादेव नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है आपके अलवर में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो ये आपके कहाँ आते हैं, भरतपुर लाइक इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम अदर प्लेसेस। तो ये आपके राजस्थान में भरतपुर जगह है वहाँ पर आते हैं, और साथ में हरियाणा में सुल्तानपुर में आते हैं ऐसे पक्षी। डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। तो यहाँ पहली पूछती है कि जिस तरह से पक्षी माइग्रेट होते हैं उस तरह से क्या फिशेज और बटरफ्लाइज, आपकी जो मछलियाँ और तितलियाँ होती हैं, क्या वे भी माइग्रेट करती हैं, क्या वे भी एक जगह से दूसरी जगह पर सीजनली जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारी कुछ फिशेज होती हैं इन पोलर क्षेत्रों में पाए जाने वाली, जो कुछ वार्म रीजन्स की तरफ जाती हैं। बाकी बटरफ्लाइज वगैरह इतना माइग्रेट नहीं कर सकती क्योंकि उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन है बर्ड्स का, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, हम इसको भी चलिए पढ़ लेते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं उनके घर पे जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जहाँ उनके बच्चे ज़िंदा नहीं रह सकते, उन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए वे 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। तो ये पक्षी क्या करते हैं कि बहुत ऊंची उड़ान करते हैं, मतलब काफ़ी ऊंची उड़ान ये करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होता जाता है, तो वहाँ पर कम टेम्परेचर में ये उड़ते हैं ताकि इनकी मसल्स जो होती हैं उनको ज़्यादा गर्मी ना हो और ये थके नहीं। ठीक है, साथ में वहाँ पर जो विंड का फ्लो होता है वह भी इनको हेल्प करता है उड़ने में। बट हाउ दिस बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये किसी एक विशेष स्थान पर यात्रा करते हुए जाते हैं और हर बार, मतलब ईयर आफ्टर ईयर, हर वर्ष ये आते हैं और जाते हैं। तो किस तरह से ये किसी एक विशेष स्थान पर इतनी दूर से आ जाते हैं और चले जाते हैं वापस उसी स्थान पर ही जहाँ से ये आए थे। तो ये क्या है, अपने आप में एक मिस्ट्री है, मतलब रहस्य है कि ये किस तरह से आते हैं। इनका अभी तक कोई विशेष मतलब पूर्ण रूप से पता नहीं लग पाया है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। तो ऐसा लोगों को लगता है, या वैज्ञानिक ऐसी इसकी डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर एक बिल्ट इन सेंस होता है डायरेक्शन का, मतलब ये डायरेक्शन को पहचानने का इनके अंदर कुछ सिस्टम होता है और किस डायरेक्शन में इनको जाना है ये इनको पता चल जाता है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स लैंडमार्क्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, झरना है, तो उन लैंडमार्क्स को ये अपने दिमाग में याद रखते हैं और उनके हिसाब से ये आते हैं और जाते हैं। मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्ट्स एट नाइट। कुछ बर्ड्स
को दिन के दौरान सूर्य से वे मदद ले सकते हैं और कुछ रात में स्टार्स की सहायता से क्या करते हैं, वे डायरेक्शन का पता लगाते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। कुछ जगह पर ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं अपना डायरेक्शन पता करने के लिए। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का, यानी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उसको यूज करते हैं और अपना डायरेक्शन फाउंड करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कंपास में आपकी जो नीडल होती है वह हमें दिशा बताने का काम करती है, उसी तरह से ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ कंपास ऐसा फिट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इनको डायरेक्शन बताता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, mammals, many type of fish and insect are also known to migrate seasonally। तो सिर्फ इस तरह के पक्षी ही नहीं माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। कुछ मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की फिशेज होती हैं और इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं सीजनली यानी कि मौसम के अनुसार माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। और ये किस तरफ माइग्रेट करते हैं जहाँ पर इनको और अच्छा यानी कि इनके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट हो, हॉस्पिटेबल क्लाइमेट हो, जहाँ पर इनको अच्छा दाना पानी मिल जाए, खाना मिल जाए और रहने का आवास मिल जाए, ऐसी जगह पर ये जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया हमारे जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं पोलर रीजन्स में, वहाँ पर किस तरह से हमारे एनिमल्स में एडाप्टेशन पाया जाता है। इसके बाद हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एडाप्टेशन को स्टडी करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसको हम पार्ट नंबर 4 में स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।